कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि किस तरह से मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ एक अच्छे परिवार में हुई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद मेरे सास ससुर जो कि अब मेरे माता पिता बन चुके थे, उन्होंने मेरी दूसरी शादी करवा दी और फिर मैं शादी करके विदा होकर अपने नए ससुराल चली आई। और अब आगे की कहानी। मेरे दूसरे पति का नाम कार्तिक था। वो भी देखने में काफी अच्छा था, मगर उनकी माँ मुझे पहले दिन से ही बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि शादी की दूसरी सुबह ही मेरी सास जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगी। मेरे पति ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मेरी सास जोर मचाकर कहने लगे, अरे इतनी देर क्यों करती दरवाजा खोलने में, सुबह हो गई है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। फिर मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी, यह क्या हरकत है, सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम अभी तक सोई हो। मैंने कहा, माँ लेकिन अभी सिर्फ 7 ही तो बचे हैं। मेरी बात सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया और फिर गुस्से में कहने लगी, हमारे यहाँ घर में सब लोग 6 बजे उठ जाते हैं, तुम्हारे आने से मेरा बेटा अभी भी सो रहा था। मैंने कहा, रात काफी लेट हो गया था ना इसीलिए। तो वह कहने लगी, अच्छा अच्छा, अभी यह बहानाबाजी बंद करो और जाकर किचन संभालो और हम सबके लिए नाश्ता बनाओ। मुझे ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। अभी अभी मेरी शादी हुई है और इस घर में आए मुझे 1 दिन भी नहीं हुआ है कि मेरी सास मुझे किचन में खाना बनाने के लिए भेज रही है। लेकिन मैं खामोश रही और किचन में चली गई। लेकिन जैसे मैं किचन में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि किचन की कंडीशन बहुत ही खराब थी। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। मैंने किसी तरह चाय बनाने के लिए पहले दूध देखा। दूध किचन में था ही नहीं, और ना ही चीनी के डब्बे में चीनी था और ना ही चायपत्ती था। सारा का सारा डब्बा खाली पड़ा हुआ था। घर का कोई भी सामान अपनी जगह पर सेट नहीं था। फिर मेरी सास कहने लगी, अभी तक मेरे लिए तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। मैं किचन से बाहर निकली और कहने लगी, मम्मी जी किचन में तो ना ही दूध है और ना ही चीनी चायपत्ती का कुछ पता है, मैं चाय कैसे बनाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें नाश्ता करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे घर की सफाई काफी समय से नहीं हुई है। मेरी बात पर मेरी सास शर्मिंदा हो गई और फिर कहने लगी, हाँ वह मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसीलिए मुझसे घर का कोई काम नहीं होता। अब तुम आ गई हो तो घर के सारे काम का तुम ही देख लेना, मगर मुझे पहले चाय तो दे दो। मैंने कहा, चाय मैं कैसे बनाऊं, कोई भी सामान किचन में मौजूद ही नहीं है। फिर वो कहने लगी, अच्छा तुम अपने पति को जाकर उठाओ, उससे कहो कि खाने का कुछ सामान बाहर से लेकर आए। यह सब देखकर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ तक मैंने सुना था कि यह लोग तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, मगर यहाँ पे तो किचन में ना ही राशन था और ना ही घर में कोई साफ सफाई था। फिर मैं अपने पति को जगाने के लिए चली गई। मैंने उन्हें जगाया तो उनका असली रूप पहले दिन ही मेरे सामने आ गया। उन्होंने झटके से मुझे जमीन पर गिरा दिया और कहने लगे, क्या बदतमीजी है और क्यों मुझे उठा रही हो, तुम्हें पता नहीं है मैं थक गया हूँ। मुझसे उन्हें तरह के धक्के की हम उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतनी जोर से धक्का दे देंगे, वरना मैं उनको इस तरह से ना जगाती। उन्होंने तो मुझे उठाने की भी हिम्मत नहीं की। मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं खड़ी हो गई, कहने लगी, माँ जी मुझसे चाय मांग रही है और किचन में कोई सामान नहीं है। फिर वो गुस्से होते हुए कहने लगे, पता नहीं इस घर के ड्रामे कब खत्म होंगे। उन्होंने अपनी हालत ठीक की और उसके बाद चाय नाश्ता का सामान लेने के लिए बाहर चले गए। मुझे तो इस घर के वातावरण से घिन महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले नाश्ता किया और उसके बाद पूरे घर को अच्छी तरह से चमका दिया। यह देखकर मेरी सास कहने लगी, अरे तुमने तो घर को बड़ी ही अच्छी तरह से चमका दिया, आगे से तुम इसी तरह इस घर को चमकाते हुए रहना, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा है। मुझे यहाँ रहते हुए अपनी मम्मी जी और पापा जी की बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए मैं शाम के समय पति की इजाजत लेकर वहां पर चली गई थी। पहले तो मैंने कार्तिक को भी कहा था कि वो भी मुझे उनके घर ले जाए, मगर उन्होंने कहा, तुम खुद ही चली जाओ, मेरे पास आलतू फालतू जगह जाने का टाइम नहीं है। मैं खामोशी से अपने पुराने ससुराल चली आई थी। अमन के मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और खुशी के मारे उनके आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हें काफी दिनों से याद कर रहे थे और तुम अकेले क्यों आई, कार्तिक तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। मैंने कहा, असल में कार्तिक को कुछ काम था इसलिए मैं अकेले ही आई। फिर
उन्होंने मुझसे पूछा, वहां तुम खुश तो हो ना? मैं छोट-मोट उन्हें कह दिया, हाँ मैं वहां पर बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकती थी। पहले उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था। थोड़ी देर उनके साथ वक्त बिताने के बाद वापस मैं अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास मुझसे पूछने लगी, कहाँ गई थी? तो मैंने उनको बता दिया, मैं अपने मम्मी जी पापा जी के घर गई थी। फिर मैं रात को खाना बनाने के लिए जैसे ही किचन में गई, किचन में खाना बनाने का कोई भी सामान मौजूद नहीं था। मैंने अपनी सास को देखा तो वो कहने लगे, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। फिर मैंने उनसे कार्तिक के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, वह कोई काम धंधा नहीं करता है और दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ यूं ही घूमता रहता है। अपने सास के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और सुनो, वो जैसे बाहर से आए तुम कह देना मेरे लिए कुछ बाजार से खाने को लेकर आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं बूढ़ी औरत, अगर मैं टाइम से खाना नहीं खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कमरे में आकर बैठ गई थी। किचन में कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं था। आखिर मैं क्या बनाती? मेरी सास तो सारा दिन घर से बाहर किसी न किसी के घर घूमने के लिए चली जाया करती थी और मेरे पति दोस्त के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। वो खुद बाजार से खा लेता और अपनी माँ के लिए खाना पैक करवा कर ले आता। और जब मैं कहती मुझे भूख लगा तो मुझे कहता, इतनी महंगाई है, मैं माँ के लिए खाना बहुत ही मुश्किल से ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगा। मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहने लगे, तो फिर सारी रात भूखे ही रहो, क्योंकि मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। वो तो ऐसे बेगानों की तरह बातें कर रहे थे जैसे मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। इस घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था और अब मुझे समझ में आ गया था, यह लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। मेरे पति की एक और सच्चाई मेरे सामने आ गई थी और वह यह थी कि वह शराब भी पीता था और अब तो वह अक्सर रात में शराब पीकर घर आने लगा था। इस घर में आकर तो मेरी किस्मत ही फूट गई थी, लेकिन यहाँ रहने के अलावा अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ना था। बस मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करके अपने आंखों में आंसू बहाते रहती थी। अक्सर मेरे पति और सास पैसे के लिए मुझे टॉर्चर करते रहते थे और कहते थे कि जाओ जाकर अपने ससुराल से पैसे लेकर आओ। मैंने कहा, मैं यह काम नहीं करूंगा। मेरे इनकार करने पे मेरी सास ने मुझे बालों से पकड़कर मारा और कहने लगे, तुम वहां जाएगी, पैसे लेकर आएगी, तभी तुझे खाना मिलेगा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाओ जाकर पैसे लेकर आओ। मैं रोते हुए अमन के घर चली गई। वहां पर जाने के बाद मैंने मम्मी पापा को कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल कार्तिक की सैलरी नहीं मिली है, अचानक से घर में कुछ परेशानियां आ गई है। मेरे ससुर ने मुझे पैसे दे दिए और कहा, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर और कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मगर मैंने उनको पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। कार्तिक और उसकी माँ की सच्चाई बताकर मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कार्तिक कोई भी काम धंधा नहीं करता था और तो उसकी माँ हमेशा मुझे ताने देते रहती थी कि तुझ जैसी विधवा लड़की से कोई भी शादी नहीं करता। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि मेरे बेटे ने तुझे एक्सेप्ट किया और तुझे कुंवारा पति मिल गया, वरना तो किसी बूढ़े बच्चे वाले आदमी घर में होती। एक मेरा बेटा ही है जिसने तुझे स्वीकार किया। तुझे हमारी बात किसी भी कीमत पर माननी ही पड़ेगी। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उन लोगों को दे दिया करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन यह दोनों माँ बेटे मुझे मेरे पुराने ससुराल से पैसे लाने भेज देते थे और मैं जो भी पैसे लेकर आती, कार्तिक आधा पैसा अपने पास रख लेता और आधा अपनी माँ को दे देता था। उसकी माँ कभी कभी मुझे खाने के लिए कुछ दे देती थी, मगर ज्यादातर मेरे दिन भूखे ही गुजर रहे थे। मैं कितनी कष्ट में हूँ और मैं क्या क्या झेल रही हूँ, मैंने अभी तक मम्मी जी पापा जी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एक दिन कार्तिक की माँ कहने लगी, बेटा आखिर ऐसे कब तक हमें इसे वहां भेजकर उन लोगों को पैसा लेते रहेंगे? सुना है इसके ससुर की काफी अच्छी पेंशन आती है, जिससे वह दोनों बुढ़िया बुढ़ा अच्छे से अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए लाए हुए पैसे से हमारा गुजारा नहीं होता। इस पर कार्तिक अपनी माँ को कहने लगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जैसा कहूँ आप ऐसा ही करते जाना। मैं इस बात से बेखबर थी कि अब आखिर मेरी सास और मेरे पति
क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अगले दिन मेरी सास ने घर में एक हंगामा क्रिएट कर दिया। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, अपने बेटे को भला बुरा कह रही थी। कहने लगी, यह कोई नौकरी कर नहीं करता, आखिर में कब तक तेरा और तेरी पत्नी का बोझ उठाती रहूंगी। इसमें मेरा पति भी उनसे बहुत ही झगड़ा कर रहा था। उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा बहस हो रही थी कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह दोनों माँ बेटे किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं। मगर थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने अपने पति को चौंक कर देखा। वो कहने लगे, अच्छा छोड़ो, सामान पैक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपनी माँ की कोई भी चीज नहीं चाहिए। बस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से लेकर निकल पड़े। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने मुझे कहा, रूपाली मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने घर में चैन सुकून की जिंदगी नहीं दे सका, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की वजह से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब मैं उस घर को छोड़कर तुम्हारे साथ आ गया हूँ। मैंने कहा, मगर अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं। वो कहने लगे, मैं माँ से बहुत ही नाराज हूँ, बेवजह मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है, चलो तुम्हारे पहले पति घर चलते हैं। मैंने कहा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे। तो कहने लगे, मैं तुम्हें ऐसे सड़क पर लेकर नहीं रह सकता, आखिर वो तुम्हारे माता पिता के समान है, तुम्हें घर में रहने की जगह तो दे सकते हैं ना। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अमन के घर लेकर आ गया। मैं बार बार उनसे कह रही थी, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे वहां पर लेकर क्यों जा रहे हो। बात न सुनी। जो उनका मन कर रहा था वो सिर्फ वैसे ही कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो मम्मी पापा मुझे और कार्तिक को इस तरह से देखकर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बेटा अचानक तुम लोग यहाँ पर, क्या बात है। मैं तो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन कार्तिक ने उनको बताया कि अंकल, मेरी मम्मी के साथ झगड़ा हो गया है, मैं अपनी पत्नी को तंग भरी जिंदगी नहीं दे सकता, क्या आप मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए परमिशन दे सकते हैं। दरअसल हमारा घर किराए का है ना, इसलिए माँ बहुत ही परेशान रहती है। यह बात सुनकर मम्मी पापा परेशान हो गए। वह कहने लगे, बेटा अगर तुम्हें इतनी परेशानी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, यह घर भी तो तुम लोगों का ही है, तुम लोग जितने दिन चाहो हमारे घर में रह सकते हो। उन्होंने मुझे भी कार्तिक के सामने डांट लगा और कहा, तुमने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन रेंट वाले घर के बारे में सुनकर मैं काफी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि रिश्ता लगाने से पहले औरत ने उनको यह बताया था कि वह घर कार्तिक का अपना है। जब मेरे ससुर जी ने कार्तिक को यह सवाल किया तो कहने लगे, वह घर मेरा अपना ही था, मगर कारोबार में पैसा लगने की वजह से मुझे अपना घर बेचना पड़ गया। पर जिस आदमी ने हमारा घर खरीदा, हम उसे घर में किराएदार की हैसियत से रहने लगे। मेरे ससुर यह बात अच्छी तरह समझ सकते थे कि कारोबार में फायदा नुकसान तो चलता ही रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इंसान तो कुछ भी नहीं करता था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपना घर क्यों छोड़ा और यह सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब मैं और कार्तिक यहीं अमन के घर में रह रहे थे। कार्तिक तो यहाँ आराम से रह रहा था, उसे एक जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह अपने घर में नहीं बल्कि मेरे पुराने ससुराल में रह रहा है। वह तो यहाँ पर बहुत ही खूब अच्छे से खा पी रहा था और हर एक चीज को एंजॉय कर रहा था। और अब हमें वहां रहते लगभग एक हफ्ता से भी ज्यादा हो गया था। लेकिन फिर अगले दिन कार्तिक अमन के मम्मी पापा के पास बैठकर रोने लगा और उनसे कहने लगा, अंकल आंटी मैं इसमें बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। असल में मेरा कारोबार लॉस में जा रहा है और मुझे घर का किराया भी देना है। मम्मी की भी घर में बहुत ही तबीयत खराब है, मैं कैसे किराया दूं और कहाँ रहूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर अमर के मम्मी पापा ने कार्तिक को कहा, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी माँ को हमारे घर पर लेकर आ सकते हो। ये सुनते उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे वो किसी बड़े जंग को जीत गया हो। इस तरह अगले दिन ही मेरी सास भी घर में आ गई थी, मगर यहाँ तो बीमारी का नाटक कर रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी हुई रहती थी और पूछने पर कहती थी कि घुटने में बहुत ही जोरों का दर्द है और उनसे चला भी नहीं जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में दोनों माँ बेटे को करना क्या चाह रही है। अब ये दोनों माँ बेटे यहाँ आराम से रहने लगे थे। मैं घर का सारा काम करती और मेरी शादी को बाद मम्मी जी ने एक नौकरानी भी लगा ली थी। वह भी मेरे साथ ही घर में काम में हाथ बटाया करती थी। मेरी सास की हरकतें मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि यहाँ आकर वो मेरे साथ बहुत ही प्यार जता रही थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। अब तो अमर के मम्मी पापा को भी यकीन हो गया कि कार्तिक कोई काम नहीं करता। उन्होंने मुझसे कई बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। उन दोनों की बुराइयां अमन के मम्मी पापा के
सामने छुपाती रही। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया था तो पापा जी कहने लगे, बेटा कार्तिक, मेरे साथ मार्केट चलो, हम घर पर राशन ले आते हैं। तो कार्तिक ने कहा, अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले मार्केट चले जाइए। मम्मी जी ने कहा कि बेटा तुम अपने पापा जी के साथ मार्केट चले जाओ, मेरा भी कुछ सामान ला दो, आज नौकरानी भी नहीं आई थी। इस तरह मैं पापा जी के साथ मार्केट चली गई थी। लेकिन जब हम वहां से घर वापस आए तो घर का माहौल बड़ा ही अजीब था। दरवाजे पर भी मेरी सास और मेरे पति की रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कार्तिक कहने लगा, देखो रूपाली, तुम्हारे चाहते आंटी जी की क्या हालत हो गई है। जब तुम लोग मार्केट चले गए थे तो मैंने देखा मम्मी जी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उनको उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया, लेकिन उनकी मुझसे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं कब से अंकल जी को नंबर ट्राई कर रहा हूँ, आप दोनों में से कोई मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। ये सब सुनकर पापा जी घबरा गए। उन्होंने कहा, बेटा मेरा मोबाइल मेरी जेब में था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा, यह क्या हो गया मम्मी जी को। फिर कार्तिक और पापा जी मम्मी जी को अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और कहा कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। फिर उनकी लाश को घर लाया गया और फिर उनका क्रियाक्रम कर दिया गया था। इस अचानक से मौत ने हमारे दिल तोड़कर रख दिया था। मेरी माँ समान सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी। उनकी मौत पर मैं बहुत ही रोई थी। कई दिन हमें यहाँ रहते हुए हो गए थे। कार्तिक और उसकी माँ यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मम्मी जी के मरने के बाद तो इन दोनों को बहाना मिल गया था यहाँ रहने का। कार्तिक ने कहा, माँ हमें यहाँ कुछ दिन और रहना चाहिए, क्योंकि अंकल जी को जरूरत है हम लोगों की। उन्हें यूं अकेला छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ दिन और गुजारने के बाद मैं कार्तिक को कहा कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। तो वो कहने लगा, कौन सा घर, कैसा घर? वह किराए का घर, और किराए देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हम लोग यहीं रहेंगे। आखिरकार इन दोनों के मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, होश में तो हो, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहने लगा, तुम्हें ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। और इतने में मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। फिर वह भी कहने लगी, अब यह घर भी हमारा ही होने वाला है, इस घर के एक एक चीज पे हमारा कब्जा होगा। फिर कार्तिक ने अपनी माँ को कहा, आप तो सिर्फ कुछ पैसे के लिए उसे यहाँ भेजती थी, मगर मैं तो यहाँ आपका और अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया। यह कहकर दोनों खूब हंस रहे थे और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिर इन दोनों का लालच कब खत्म होगा। ये दोनों माँ बेटा कितने बड़े मीने थे, अब मुझे समझ में आ रहा था। मम्मी जी को मरे हुए लगभग 1 महीने गुजर गया था तो मैंने देखा मम्मी जी की मौत को सदमा पापा जी के दिल को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। न जाने क्यों उस दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बड़ी बेबस भरी निगाहों से देखा। फिर वो घर से चले गए थे, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो अभी घर से जाएंगे तो अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। मैं घर के कामों में बिजी हो गई और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मेरी इस परेशानी के बारे में पापा जी नहीं जानते थे। लगभग 2 घंटे गुजर गए। मैं पापा जी को आने का इंतजार कर रही थी। पापा जी तो नहीं आए, मगर दरवाजे पर ही पापा जी के पुराने दोस्त जिन्होंने बड़ी ही मनहूस खबर सुनाई, उन्होंने कहा, बेटा गजब हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ अंकल जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अंकल जी की आवाज सुनकर मेरा पति और उसकी माँ भी कमरे से बाहर आ गए थे। मेरे ससुर जी के दोस्त ने बताया कि बेटा तुम्हारे ससुर जी को बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया था कि तुम जाकर अपने ससुर जी की लाश को पहचान लो। जाओ बेटा। यह खबर सुनकर मैं बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि अब मम्मी जी के बाद पापा जी भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने कितनी बार कार्तिक को कहा, कार्तिक प्लीज मुझे पापा जी की लाश को देखना है, मुझे आखिरी समय उनसे मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो, लेकिन वो मुझे नहीं ले गए। वह दोनों कहने लगे, अच्छा वो बूढ़ा मर गया, अब अस्पताल वाले उनका पोस्टमार्टम करने के बाद ही खुद ही उसका क्रियाक्रम कर देंगे। चलो ये हमारे लिए दिया हुआ बहुत ही अच्छा है। इसके ससुर भी रास्ते से हट गए, अब यह सब कुछ हमारा ही होगा। मैंने एक बार इसके ससुर को कहते हुए सुना था, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज इसके नाम कर दिया है और अब हम प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने हैं और जल्द से जल्द
उस पर इसका शाइन करवाना है, फिर यह सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। ऐसे समय पर उनके लालच भरी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं अंतिम समय अपने ससुर जी से नहीं मिल सकी थी। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं ना ही जा सकती थी और ना ही मर सकती थी। मैं जिंदा लाश की तरह हो गई थी। अब लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इन लोगों के मकसद यही था कि इस घर के पेपर और घर में जितना भी पैसा मैं सब उनके हवाले कर दूं, ताकि यह लोग इस घर को अपना नाम करवा सके। मगर मैं कुछ भी करके ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मेरी सास ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। जो नौकरानी घर में काम किया करती थी उसे भी निकाल दिया था। कार्तिक मुझे हर वक्त बुरी तरह से मारता था और बार बार तिजोरी की चाबी मांगता था। तिजोरी की चाबी मुझे पता था मेरे ससुर जी कहाँ रखते थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया और खामोशी से उनकी बात को सहती रही। मैंने अपने पति को और सास को छुपकर घर के पेपर और तिजोरी की चाबी कार्टन में रखे गमले में छुपा दिया था। वो लोग मुझे हर दिन मारते थे कि मैं उन्हें कहीं से भी लाकर पेपर दूं, लेकिन मैं उनसे बार बार यही कहती थी मुझे कुछ भी नहीं पता, पेपर कहाँ रखे हुए हैं। मार मार कर इन लोगों ने मुझे अधमरा कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं नौकरानियों की तरह घर के सारे काम करती थी। एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकली तो बाजार में अचानक मैंने पापा जी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन जब पापा जी ने मुझे आवाज दी तब मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि पापा जी जिंदा है। मैं उनके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, आप कहाँ चले गए थे? आपके दोस्त ने तो बताया था कि आप नहीं रहे। पापा जी मुझे खामोशी से अपने साथ अपने दोस्त के घर पर ले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे तसल्ली दिलाई और कहा, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी बताइए, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? उन्होंने कहा, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो, तुम्हारे साथ यह लोग इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुमने कभी भी ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही अपनी मम्मी जी को। मैंने तुम्हें उन लोगों की डांट खाते हुए देख लिया था और उनके सारी बातों को भी सुन ली थी। वो तुम्हें टॉर्चर करते हैं। मैं उन लोगों के मकसद को भी समझ गया था कि वह लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं। वह लोग हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके लिए वह मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बुढ़िया तो मर ही चुकी, लेकिन अब इस बूढ़े का कुछ करना होगा और फिर यह सब कुछ हमारा हो जाएगा। वह लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मैंने अपनी मौत की खबर भिजवाकर अपना रास्ता उनसे साफ कर लिया। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं बेटा। देखो, तुम्हें आवाज उठानी होगी। आखिर तुम कब तक यह सब कुछ सहोगी? मैंने कहा, क्या सच में वह दोनों आपको मारना चाहते थे? पापा जी कहने लगे, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, वरना मैं अपने मरने की झूठी खबर क्यों भेजता? तुमने तो देख ही लिया कि मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हारी सास और तुम्हारे पति कितना ही खुश हो गए थे। मैं अपने ससुर के गले लगकर खूब रोने लगी थी। मैंने कहा, पापा जी, वह लोग मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। उन लोगों ने आपको जाने के बाद मेरा जीना दुश्वार कर दिया। हर रोज मुझे मारते पीटते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं, लेकिन मैंने उसको छुपा दिया है। मेरी ससुर जी कहने लगी, तुम घर जाओ और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ। अभी मैं ये राज नहीं खोल सकता था कि मैं जिंदा हूँ। अब मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई थी कि पापा जी जिंदा है, लेकिन अब मुझे बहुत ही होशियारी के साथ काम लेना था। ये लोग मेरे साथ ऐसा करते रहे और मैं खामोशी से सभी कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मैंने जानबूझकर पेपर के गमले से बाहर निकाल लिया था और अपने ससुर जी तक खामोशी से खबर पहुंचा दी कि पेपर जैसे ही मेरे हाथों को में लगे, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं जल्द से जल्द पेपर पर साइन कर दूं और सारी दौलत उनके हवाले कर दूं। मगर मैंने पेपर साइन नहीं किया और मैं कार्तिक से मार खाती रही। फिर उसी वक्त मेरी सास आ गई और फिर कहने लगी, बेटा, अब मुझे लगता है कि इसे जान से मार ही देना चाहिए, क्योंकि पेपर्स तो हमारे हाथ आ चुके हैं। जब इसकी आंखों के सामने मौत खड़ी होगी, यह खुद ही पेपर पर साइन कर देगी और फिर ये सब हमारा हो जाएगा। आखिर इस दौलत को हासिल करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। उस बुढ़िया को मारने की कोशिश की, मगर वह तो खुद ही मर गई, क्योंकि उस बुढ़िया ने हमारी बातें सुन ली थी। वह हमारी सच्चाई खोलने वाली थी कि हम इस घर में किस मकसद से रह रहे थे, लेकिन हमने वक्त रहते उसे रास्ते से हटा दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो? क्या आप लोगों ने उन्हें मारा है? मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ, उसने हमारी बातें सुन ली थी। उसने कहा तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी।
हमने उसे मना भी किया मगर वह नहीं मानी, इसलिए मैंने उसका मुंह दबा दिया और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर तुम लोगों को झूठ बोल दिया कि वह कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। अब मेरा पति चाकू लेकर मेरी ओर बढ़ गया और मेरी गर्दन पर चाकू रखकर कहने लगा, जल्दी से पेपर में साइन करो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारे गला काट कर अलग कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर उसी वक्त बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दरवाजा खुला और मेरे ससुर जी और उसके साथ कमरे में पुलिस दाखिल हुए। फिर मेरे मौके पे दोनों माँ बेटों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि पुलिस ने दोनों को सारी बातें सुन ली थी। मैं जानती थी पेपर जैसे इन लोगों के हाथ लगेंगे यह लोग मेरी जान लेने की कोशिश अवश्य करेंगे, इसलिए मैंने पहले से खामोशी से अपने ससुर जी को खबर भिजवा दिया था कि आज वह पुलिस को लेकर आ जाए, क्योंकि मैं इन लोगों को एक एक करतूत को अच्छी तरह से जानती थी। मैं अपने ससुर जी के गले लगकर बहुत ही रोई थी क्योंकि उन दोनों माँ बेटे ने मुझे बहुत ही परेशान किया था। उनके नालिश के दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। मैंने इतने दिन तक लोगों के जुल्म को इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मैं यह बात अच्छी तरह से जानती थी, अगर यह घर भी इनका हो गया यह लोग मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देंगे और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन आज उनकी सच्चाई पुलिस के सामने आ गई थी और पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे डाल दिया था। मेरे ससुर जी ने कहा, बेटा गलती मेरे से ही हुई थी, मुझे तुम्हारी शादी देख सुनकर करना चाहिए था। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिला, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और फिर सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। मेरे ससुर जी ने मुझे स्कूल में टीचर की नौकरी लगवा दिया और मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन मुझे शादीशुदा जिंदगी पर से भरोसा उठ गया है। अब मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ससुर माता पिता के समान होते हैं। मेरे सास ससुर ने साबित कर दिया कि बहू भी बेटियां बन सकती है अगर उन्हें बेटियां बनाकर प्यार किया जाए तो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।